गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम है दिलकुश शर्मा और आज हमारी क्लास है BA सेकेंड ईयर हिंदी मीडियम पेपर सेकंड और प्रकरण है हमारा जल संसाधन। कहने का तात्पर्य क्या है? वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स। देखिए, आज हम किसकी बात करेंगे? जल संसाधन की बात करेंगे। देखिए, जल संसाधन है हमें प्रकृति में स्वतंत्र रूप में मिलता है, फ्रीडम रूप में हमें मिलता है और ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त, यह प्रकृति द्वारा प्रदत्त महत्वपूर्ण संसाधन है। ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त महत्वपूर्ण संसाधन है। ये कौन सा संसाधन है? महत्वपूर्ण संसाधन है जो प्रकृति में चक्रीय रूप में पाया जाता है। चक्रीय रूप में पाया जाता है। जल संसाधन प्रकृति में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो चक्रीय रूप में पाया जाता है। यह जीवमंडल की रचना में, यह जीवमंडल की रचना में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, देखिए दोबारा समझने की कोशिश करना। जो जल संसाधन है प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है और यह संसाधन क्या है? प्रकृति द्वारा प्रदत्त महत्वपूर्ण संसाधन है जो चक्रीय अवस्था में पाया जाता है, जो जीवमंडल की रचना करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह विभिन्न रूपों में और विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार में विद्यमान है। जैसे मान लो ये हिम के रूप में पाया जाता है, हिम यानी बर्फ के रूप में। यह जल के रूप में पाया जाता है, ठीक है, यानी कि तरल रूप में। और ये हिम है ठोस रूप में, ठीक है। तीसरा वाष्प के रूप में पाया जाता है, जैसे गैसीय अवस्था में। तो यह विभिन्न स्थानों पर विभिन्न अवस्थाओं में पाया जाता है। हिमालय या ऊंची चोटियों पर यह हिम के रूप में पाया जाता है। जहाँ का टेम्परेचर लो होता है, कम होता है, वहाँ पर यह तरल अवस्था में पाया जाता है और जहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है वहाँ पे क्या पाया जाता है? गैसीय अवस्था में। मान लिया 0 पॉइंट पर यह तरल रहता है। मान लिया 0 से यदि माइनस में यदि टेम्परेचर होता है, माइनस से यदि तापमान होता है तो क्या हो जाती है? बर्फ के रूप में। और यदि ये प्लस हो जाता है यानी कि तापमान बढ़ जाता है तो ये वाष्प के रूप में हो जाता है। तो प्रकृति में विद्यमान यह एकमात्र संसाधन है, यह एकमात्र तत्व ऐसा है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस, द्रव और गैस, यानी ठोस, द्रव और गैसीय रूप में पाया जाता है। कौन सा पदार्थ है? ये एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी पर तीनों रूपों में पाया जाता है। यह है जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। यह है जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल में तीनों में विभिन्न अवस्थाओं में पाया जाता है। वाष्प, तरल और बर्फ के रूप में पाया जाता है। तीनों मंडलों में अपने तीनों रूपों या अवस्थाओं में
पाया जाता है। देखो वायुमंडल में गैसीय अवस्था में, स्थल मंडल पर ठोस रूप में और द्रव रूप में, और जलमंडल में जलीय रूप में पाया जाता है। तो यह मंडलों की जो तीनों मंडल हैं, जल, थल और वायुमंडल में, यह अपनी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। देखिए अब इसकी बात करेंगे हम। पृथ्वी पर जो जितना जल उपलब्ध है, पृथ्वी पर जो जितना जल उपलब्ध है उसका 1% जलीय भाग, मान लो पृथ्वी पर 100% यदि जल उपलब्ध है, उसका कितना भाग, 1% भाग जल के चक्रीय रूप में पाया जाता है। जल के किस रूप में पाया जाता है, चक्रीय रूप में। विश्व में विद्यमान या पृथ्वी पर विद्यमान जल का 1% भाग, कितना प्रतिशत भाग, 1% भाग जल की चक्रीय अवस्था में पाया जाता है। जल की चक्रीय अवस्था में या चक्रीय रूप में, अवस्था या रूप में पाया जाता है, पाया जाता है। अब देखिए चक्रीय अवस्था क्या होती है या चक्रीय रूप क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करना। एक बार समझ में आ गया, लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे। देखिए मान लिया मैंने एक तालाब बनाया या एक सागर बना दिया, इसमें देखो मैंने पानी भर दिया, ठीक, ये मैंने क्या भर दिया, पानी भर दिया इसमें, ठीक। पानी भरने के बाद में अब ये पानी कहाँ से आएगा, एक पर्वत होना चाहिए जो ये देखो मैंने बना दिया, ठीक है। पानी है किस में भरा हुआ है, सागर में। मान लिया सागर है, तालाब है, नदी है, बांध है या महासागर है या झील है, ठीक है। पानी इन्हीं में पाया जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर जो पाया जाता है हमारा, यदि इसके ऊपर यदि सूर्य स्थित है, क्या है, सूर्य स्थित है, और सूर्य की जो किरणें हैं वो इस पर आकर गिरेंगी, किस पर, इस पर, ठीक। सूर्य की क्या है ये, सूर्य किरणें, सूर्य किरणें, सूर्य की जो किरणें हैं वो इस पर आकर गिरेंगी तो क्या होगा, सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें यदि इस पर आकर गिरेंगी तो ये क्या होगा, पानी क्या होगा, गर्म होगा, और पानी गर्म होकर किस रूप में बदल जाता है, वाष्पीकरण के रूप में बदल जाता है। वाष्पीकरण बनकर ये पानी ऊपर की ओर उठेगा, ऊपर की ओर उठेगा, ऊपर की ओर उठेगा तो किसका निर्माण करेगा, ये देखो ये बादल बन रहे, ये बादल बन गए, ठीक है। ये बादल बन गए, ये बादल बन जाएंगे तो बादल बनने के बाद में इनमें क्या होगा, संघनन होगा। वाष्प में क्या होगा, संघनन, इसमें क्या होगा, संघनन, संघनन होगा। तो संघनन के बाद में किसका निर्माण होगा, बादलों का निर्माण होगा, बादलों का निर्माण होगा, ठीक। बादलों का निर्माण हो गया किससे, संघनन से। अब ये जो संघनित जो बादल हैं वो इन पानी के बूंदों का वजन सहन नहीं कर पाएंगे,
तो चलती हुई हवाओं में यदि पानी की बूंदें होंगी, बर्फ के टुकड़े होंगे, तो ये बादल पानी की बूंदों के रूप में बारिश करना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, ये है वर्षा। और ये क्या है? पानी की बूंदें। ठीक, ऐसे ही बादल यदि पर्वतों पे करेंगे, मैदानों पे करेंगे, तो बरसात कहाँ हो रही है? पर्वतों पर, मैदानों पर, पठारों पर आदि। ये तीन हैं, पर्वत, पठारों और मैदान। यदि, अब सुनना, पर्वत पठारों पर यदि क्या हो रही है? वर्षा हो रही है, और वर्षा किसके द्वारा हो रही है? बादलों के द्वारा। ठीक, अब ये जो बरसात का पानी है वो यहाँ से होते हुए वापस नदी के रूप में ये कहाँ आ गया? ये लो नदी के रूप में या नालों के रूप में किस में आ गया? इस वापस समुद्र में आ गया, या बांध में आ गया, या महासागर में आ गया, या झील में आ गया, या तालाब में आ गया, या सागर में आ गया, या नदी के रूप में आ गया। वापस ये पानी सूर्य की किरणें पड़ेंगी, सूर्य की किरणों से क्या होगा? वाष्प उत्सर्जन, और वाष्प उत्सर्जन से ये क्या गई? वाष्प गई, और वाष्प इतनी ऊंचाई तक उठेगी, धरातल से ऊपर की ओर इतनी ऊंचाई तक उठेगी जहां तक उसको हिमांक बिंदु प्राप्त हो जाए, वो वहां जाकर रुकेगी। और जहां पर हिमांक बिंदु प्राप्त हो जाता है वहां पे पानी के जो कण हैं वो आपस में मिलने की कोशिश करते हैं, आपस में जुड़ने का कार्य करते हैं। तो पानी की जो बूंदें हैं वो आपस में जुड़ने का कार्य करती हैं, उसको क्या कहते हैं? संगनन कहते हैं। पानी के कण या वाष्प के कण जब आपस में मिलने का कार्य प्रारंभ कर देते हैं हिमांक बिंदु पर, तो उसको कहते हैं संगनन। और ये संगनन के द्वारा किसका निर्माण होता है? बादलों का निर्माण होता है। तो बादलों में यानी जो हवाएं चलती है उनमें संगनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। हवाओं में जो वाष्प उपलब्ध होती है उनमें संगनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसी क्रिया जहाँ पे होती है वहाँ पे बादलों का निर्माण हो जाता है। तो प्रवाहित होती हुई हवा जब संगनन का कार्य करती रहती है तो उस हवा में संगनित हुए पानी के कणों का या वाष्प के कणों का वजन ज़्यादा हो जाता है, और ज़्यादा हो जाने के बाद में हवा उनके भार को सहन नहीं कर पाती। तो जहाँ पे सहन नहीं कर पाती वैसे ही वो पानी की बूंदें नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाती हैं। ये वो बर्फ़ के टुकड़े नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाते हैं, और जैसे ही जहाँ पे गिरते हैं वहाँ पे वो बरसात का रूप ग्रहण कर लेते हैं। और यदि वो बर्फ़ के टुकड़ों के रूप में गिर रहे हैं तो वो किसका निर्माण कर लेते हैं? या तो पानी की बूंदें या ओलों के रूप में धरातल पर आते हैं। तो जब पानी की बूंदें और ये ओले गिरने के बाद में पिघल जाते हैं, पिघलने के बाद में ये किसी न किसी नाले में या किसी न किसी नदी में जाकर मिल जाते हैं। तो वो जो पानी एकत्रित होकर किसी नदी का रूप ग्रहण करके किसी न किसी बांध या तालाब या महासागर या नदी या झील में जाकर गिरता है। तो पानी वाष्पीकरण हुआ, बादल बने, संगनन हुए, बरसात हुई, वापस पानी किन में आ गया? इनमें। तो ये क्या है? सर्किल पृथ्वी पर प्रकृति में चलता ही रहता है। ऐसा सर्किल वायु के साथ भी चलता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा संसाधन है जो पृथ्वी पर किस अवस्था में मिलता है? चक्रीय अवस्था में मिलता है, और ये पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में मिलता है। तो ये जो टोटल जो पानी है पृथ्वी पर उसका 1% पानी, कितना? 1% पानी चक्रीय अवस्था में पाया जाता है, चक्रीय अवस्था में पाया जाता है। पृथ्वी पर विद्यमान जो टोटल पानी है उसका 1% पानी वो इस अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में? चक्रीय अवस्था में पाया जाता है।
इसी क्रिया विधि को जलीय चक्र की विधि कहते हैं, जलीय चक्र कहते हैं, जलीय चक्र कहते हैं। ये जो हमने पूरा पढ़ा है, विद्यमान जल का वाष्पीकरण के द्वारा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के द्वारा वाष्पीकरण होना और वाष्पीकरण का संघनन और बादलों के निर्माण के द्वारा वापस पानी की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर आना और उस पानी का नदी और नालों के द्वारा उन स्थानों में आ जाना, तालाब, सागर या बावड़ियों में वापस। यही प्रक्रिया वापस यदि चलती है प्रकृति में तो ये क्या कहलाता है? जलीय चक्र कहलाता है। समझ में आया? नहीं आया तो दोबारा पूछने की कोशिश करना। इसके बाद में हम बात करते हैं जलमंडल की। आगे हम बात करेंगे जलमंडल की। ये जो जलमंडल है उसमें हम केवल और केवल जल जिन जिन रूपों में पाया जाता है और जिन जिन स्थानों पर पाया जाता है हम उन्हीं का अध्ययन करते हैं। देखिए ये जल चक्र की क्रिया विधि क्या कहलाती है? जल चक्र की क्रिया विधि देखिए, जल चक्र की क्रिया विधि क्या कहलाती है? महासागरीय जल का वाष्प में बदलना, ठीक, और फिर ये किस में प्रवेश करती है? वायुमंडल में, वायुमंडल में प्रवेश करती है। वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद में जलवाष्प का क्या होता है? संघनन होता है, ठीक। संघनन होने के बाद में भू सतह पर वर्षा के रूप में आता है क्या? जल। फिर धरातल पर नदी और नालों की सहायता से अंत में महासागरों में पुनः प्रवेश कर जाता है, यही जल चक्र क्रिया विधि कहलाती है, जिसको करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है सौर ऊर्जा, ठीक है। देखिए महासागरीय बांधों, तालाबों, झीलों आदि का पन वाष्प में बदल जाए और वाष्प में बदलने के बाद में वो वायुमंडल में प्रवेश कर जाए। धरातल से ऊपर कौन सा है? वायुमंडल। तो वाष्प बनेगी तो कहाँ आ जाएगी? वायुमंडल में। वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद में क्या होता है? जल वाष्प का क्या होता है? संघनन होता है। संघनन क्या होता है? जल वाष्प के कण आपस में मिलने लग जाए तो उसको कहते हैं संघनन। संघनन के बाद भू सतह पर वर्षा के रूप में आता है। संघनन होने के बाद में वायु उसका वजन झेल नहीं पाती तो वो क्या करती है? वापस पृथ्वी की ओर आने की गति करते हैं। उसको क्या कहते हैं? वर्षा। क्या आता है वर्षा के रूप में? जल आता है। धरातल पर नदी और नालों की सहायता से कौन? वो जल अंत में कहाँ चला जाता है? महासागरों में दोबारा चला जाता है, प्रवेश कर जाता है। लेकिन इस संपूर्ण क्रिया को करने के लिए क्या आवश्यक है? सौर ऊर्जा, जो भी हमें किसके द्वारा प्रदत्त है? प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, हमें रोज मिलती है। यही क्या है? जल चक्र की क्रिया विधि
कहलाती है। समझ में आया? दोबारा देख लो। महासागरीय जल में जब क्या हो, सौर ऊर्जा, महासागरीय जल में जब सौर ऊर्जा से तापमान बढ़ता है तो तापमान बढ़ने से वाष्प में बदल जाता है। क्या? महासागरीय जल वाष्प में बदल जाता है। किसके कारण? सौर ऊर्जा के कारण। वाष्प में बदलने के बाद में जल वाष्प वायुमंडल में प्रवेश करती है और वायुमंडल में प्रवेश करने के कारण ऊंचाई की तरफ जाने पर, जल वाष्प ऊंचाई की तरफ जाने पर तापमान कम होता है। तापमान क्या होता है? कम होता है। तापमान कम होता है। ठीक है। और तापमान यदि कम होगा तो जल वाष्प का क्या होगा? संघनन होगा। और संघनन होने के बाद में भू सतह यानी धरातल पर क्या होगी? वर्षा होगी। और वर्षा किसके रूप में होगी? जल के रूप में। और वर्षा का जल धरातल पर नदी और नालों के रूप में अपना रूप ग्रहण कर लेगा और उसकी सहायता से अंत में महासागरों में यह जल पहुंच जाएगा। इसे ही क्या कहते हैं? जल चक्र की क्रियाविधि। ठीक है। किसके द्वारा संपन्न होती है ये? सौर ऊर्जा के द्वारा। यही हमारी क्या है? जल चक्र की क्रियाविधि है। अब बात करते हैं हम जलमंडल की। बात करते हैं हम जलमंडल की। जलमंडल की यदि हम बात करते हैं तो जलमंडल के अंतर्गत जलमंडल के अंतर्गत पृथ्वी पर विद्यमान महासागर, बांध, नदी, तालाब, झील, सागर आदि को शामिल करते हैं। जलमंडल के अंतर्गत महासागरों में पाए जाने वाला पानी, बांधों में पाए जाने वाले, नदियों में पाए जाने वाला पानी, तालाब, झील, सागर और हिम टोपियों के अंतर्गत, हिम टोपियों या हिम नदों के रूप में जो पानी पाया जाता है तथा इनको इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। किसमें? जलमंडल के रूप में। अब इनमें जो पाया जाने वाला पानी है वो ठोस, द्रव और गैसीय रूप में जहाँ भी पाया जाता है और यह है वायुमंडलीय वाष्प। इन सभी को जलमंडल के अंतर्गत रखा जाता है। जल का भाग जहाँ पे भी पाया जाए उसको हम जलमंडल के अंतर्गत शामिल करते हैं। वो चाहे महासागरों में हो या बांधों में हो या नदियों में हो या तालाबों में या झीलों में या सागरों में या बर्फ के रूप में कहीं पे भी जमा हुआ हो उसको, या वायुमंडल में वाष्प यानी जो वायु में विद्यमान जो वाष्प की नमी या वाष्प या नमी होती है वो भी इसी के अंतर्गत आती है। तो वाष्प गैस के रूप में, द्रव बांधों के रूप में, ठोस हिम टोपियों के रूप में। तो जो तीनों अवस्थाएं हैं धरातल पर जहाँ पे भी पाया जाता है पानी, तीनों अवस्थाओं में, उसको हम जलमंडल के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसके अलावा जो भूमिगत जल है वो भी इसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो विद्यमान जल है, पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में विद्यमान जो जल है वो चाहे वो गैसीय अवस्था में हो चाहे वो लिक्विड अवस्था में हो, उसको भी हम किस में शामिल करते हैं? जलमंडल के अंतर्गत। तो महासागर, बांध, नदी, तालाब, झील, सागर, हिमटोपियाँ, वायुमंडलीय वाष्प और भूमिगत जल को किस में शामिल करते हैं? जलमंडल के अंतर्गत शामिल करते हैं। संपूर्ण जलमंडल का 2.6% भाग शुद्ध जल के रूप में पाया जाता है। संपूर्ण जलमंडल का 2.6% जल शुद्ध जल के रूप में पाया जाता है। शुद्ध जल के रूप में पाया जाता है।
देखिए शुद्ध जल क्या होता है, जिस जल का हम डायरेक्ट पीने के उपयोग में कर सकें, जिस जल का उपयोग हम मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए डायरेक्ट कर सके पेयजल के रूप में, उसको ही हम शुद्ध जल कहते हैं। अब ये शुद्ध जल किस किस रूप में पाया जाता है, या तो ये बर्फ के जो रूप में जमा हुआ हो। देखो शुद्ध जल क्या होता है, वर्षा का पानी शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल होता है। ठीक है। अब ये शुद्ध जल कहाँ कहाँ पाया जाता है, देखो वर्षात कहाँ पे होती है, पर्वतों पर भी होती है। तो पर्वतों पर क्या जमती है, बर्फ जमती है। तो बर्फ क्या हुई, शुद्ध हुई। ठीक, बर्फ क्या है, शुद्ध है। बर्फ का पानी क्या है, शुद्ध है। बर्फ को हम डायरेक्ट उसको पिघलाकर पानी पीने के रूप में ले सकते हैं। और डायरेक्ट वर्षा का जो पानी होता है, केवल अम्लीय वर्षा को छोड़कर, यानी प्रदूषित क्षेत्रों में जो बरसात होती है, जो पहली बरसात होती है, जो प्रदूषित जो क्षेत्र हैं, प्रदूषित जो शहर हैं या स्थान हैं, विश्व के जो भी प्रदूषित शहर हैं, स्थान हैं, वहाँ पर होने वाली पहली बरसात को छोड़कर अन्य बरसातों के यदि पानी को हम डायरेक्ट उपयोग में लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, शुद्ध पानी कहलाता है। ठीक है। और जो पहली बरसात होती है वो अम्लीय बरसात होती है। क्योंकि उसको अम्लीय बरसात इसलिए कहते हैं क्योंकि जो वायुमंडल में जो धुआं है, धूल के कण हैं, जितने भी पदार्थ हैं जो स्वतंत्र रूप से तैर रहे हैं, वो उस पानी में मिल जाते हैं। पहली बरसात की जो पानी की बूंदें होती हैं उनमें वो मिलकर धरातल पर प्रवाहित होते हैं। तो उसको कौन सी बरसात कहते हैं, अम्लीय बरसात कहते हैं। अम्लीय बरसात को छोड़कर जितना भी जो बरसात का पानी होता है उसको हम शुद्ध जल के अंतर्गत रखते हैं। और जितनी भी जो पर्वतों पर या स्थल भाग पर जो भी बर्फ पाई जाती है उसको भी हम शुद्ध जल के अंतर्गत रखते हैं। और भूमिगत जो जल होता है, भूमिगत जो जल होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, शुद्ध जल के रूप में लेते हैं। अर्थात इनका उपयोग हम पीने के रूप में ले सकते हैं। और अशुद्ध जल कहाँ पाया जाता है, जितने भी जो महासागर हैं, जितने भी जो सागर हैं, जितने भी जो सागर हैं, महासागर हैं, जिनके पानी का उपयोग हम डायरेक्ट पीने में नहीं ले सकते, उनको हम अशुद्ध जल की श्रेणी में रखते हैं। देखिए इसका 77%, किसका, जो 2.6% है उसका 77.23% भाग हिमटोपियों के रूप में पाया जाता है, हिमटोपियों के रूप में। ठीक है। और 22.21% है, ये पाया जाता है भूजल के रूप में, भूजल के रूप में पाया जाता है। ठीक है। जो पृथ्वी के आंतरिक भाग के 41 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। और शेष जल झीलों, जीवमंडल या मृदा या जीवमंडल तथा वायुमंडल में पाया जाता है। देखिए जो पृथ्वी पर जितना जो शुद्ध जल पाया जाता है, पृथ्वी पर कुल कितना शुद्ध जल पाया जाता है, लगभग 2.6% भाग शुद्ध जल के रूप में पाया जाता है, जिनका 77 जो टोटल है 2.6% जो भाग है उसका 77.23% भाग हिमटोपियों के रूप में पाया जाता है। और उसका 22.21% यानी 22.21% जो भाग है वो भूजल, भूजल का मतलब होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो जल विद्यमान है, तो वो उसी को हम क्या कहते हैं, भू यानी पृथ्वी और जल यानी जल। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो जल पाया जाता है उसको हम बोलते हैं भूजल या भूमिगत जल। भूजल का दूसरा नाम क्या है, भूमिगत जल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो प्रतिशत जो पानी बचा है, यानी 2.6% का कितना 77.23 और उसी का 22.21% है, क्या है
ये भूजल और ये हिमटोपियों के रूप में। जो भी और कुछ बच गया है इनके अलावा, हिमटोपी और भूजल के अलावा जो बच गया है वो जल झीलों, मृदा, जीवमंडल और वायुमंडल में पाया जाता है। इनके अलावा, इन दो के अलावा जो जल पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? झीलों में, मृदा में, जीवमंडल में और वायुमंडल में। वायुमंडल में आर्द्रता के रूप में पाया जाता है और जीवमंडल में जो प्राणी इसका उपयोग करते हैं उनमें भी तो जल की मात्रा पाई जाती है उनमें। और मृदा में जो सोयल पाई जाती है, सोयल की जो परत पाई जाती है उसमें भी पानी की मात्रा पाई जाती है। जो हम कुएं बनाकर पानी निकालते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। और झीलें जो होती हैं, मीठे पानी की झीलें, वो उनमें भी ये पानी पाया जाता है, शुद्ध पानी। हिमटोपियाँ क्या होती हैं? वे स्थल मंडल के भाग जो अधिकतम ऊंचाई के कारण वहाँ पर पानी बर्फ के रूप में जम जाता है तो उन्हें कहते हैं हिमटोपियाँ। अब ये हिमटोपियाँ हिमनद के रूप में पाई जाती हैं, जहाँ पे 100-200 किलोमीटर चौड़े चौड़े हिम यानी बर्फ के चट्टान पाई जाती है, बर्फ की चट्टानें पाई जाती है, उनको कहते हैं हिमनद। हिम और नद, हिमनद का तात्पर्य है वह भाग जहां पर बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े प्रवाहित होते हों, जहां पर बर्फ की नदियां प्रवाहित होती हैं उनको बोलते हैं हिम और नद। नद का अर्थ होता है नदियां, हिम यानी बर्फ, बर्फ की नदियां जहां पे प्रवाहित होती हैं उनको बोलते हैं हिमनद। तो 77.23 यानी 77.23% हिमटोपियाँ या हिमनद के रूप में पाया जाता है और 22.21% भूजल के रूप में अर्थात भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। और जो भूमिगत जो जल होता है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी कि ऊपर सतह से नीचे की ओर 41 किलोमीटर यदि हम जाएं, कितनी किलोमीटर? 41 किलोमीटर यदि हम जाएं तो यहाँ तक हमें क्या मिलता है? पानी मिलता है। इसके नीचे हमें पानी नहीं मिलता। ठीक है, जो बच गया वो झीलों, मृदा और जीवमंडल या वायुमंडल के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं, इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे वो है धरातलीय जल। कौन सा? धरातलीय जल। अब जो धरातलीय जल है वो किस किस रूप में पाया जाता है उसका हम अध्ययन करेंगे। धरातलीय जो जल है वो किस किस रूप में पाया जाता है उसका हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। देखिए यह है धरातलीय जल। धरातलीय जल। अब ये धरातलीय का मतलब क्या होता है कि स्थल भाग पर जिस चीज को हम देख सकते हैं वो क्या होती है? धरातल के ऊपर स्थित है, यानी धरातल के क्षैतिज अवस्था में उपलब्ध होती है, धरातल के ऊपर स्थित होती है। ऐसा जल जो धरातल पर विद्यमान हो उसको हम कहते हैं धरातलीय जल। अब ये जो धरातलीय जल है वो किस किस रूप में पाया जाता है? देखो, नदियों के रूप में, पहला है नदियों के रूप में, दूसरा है झीलों के रूप में, तीसरा तालाबों के रूप में, तीसरा है बांधों के रूप में और चौथा है छोटे छोटे जो गड्ढे पाए जाते हैं उनमें जो जल पाया जाता है वो क्या कहलाता है? धरातलीय जल कहलाता है। तो सबसे पहले हम जो अध्ययन करेंगे वो नदियों के रूप में करेंगे। पहला है नदियों के रूप में अध्ययन, नदियां। ठीक है, पहला क्या है? नदियां। देखो नदियां क्या होती हैं? धरातलीय जल स्रोतों में नदियों का क्या है? महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। अब ये स्थान क्यों है कि देखो धरातल पर सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? नदियां पाई जाती है। यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत के उत्तरी भाग में गंगा, यमुना, सतलज, सिंधु, कावेरी, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम आदि नदियां पाई जाती हैं। और इसके अलावा यमुना नदी पाई जाती है, कोसी नदी पाई जाती है, गंडक नदी पाई जाती है, आदि नदियां पाई जाती है। और दक्षिणी भारत में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियां दक्षिणी भारत में पाई जाती है, नर्मदा नदी पाई जाती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? यदि भारत में ही 500 या 1000 नदियों के करीब पाई जाती हैं तो पूरे वर्ल्ड में कितनी नदियां पाई जाती होंगी? तो नदियों का स्थान क्या है?
धरातलीय जल में इनका क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। यदि हम बात करते हैं रूस की, तो रूस में पाई जाती है सबसे बड़ी नदी पाई जाती है वोल्गा। कौन सी नदी पाई जाती है, वोल्गा नदी पाई जाती है। और यूराल नदियां, वोल्गा और यूराल कहाँ पाई जाती हैं, यूरेशिया यानी एशिया में जो पाया जाता है, रूस देश है रूस, उसमें कौन कौन सी नदियां पाई जाती हैं, वोल्गा और दूसरी है यूराल नदियां। यूराल पर्वत से निकलने वाली नदी को कहते हैं यूराल, और वोल्गा नदी है रूस की प्रमुख नदी है। इसके बाद में हम बात करते हैं भारत की, तो भारत के अंतर्गत जो सबसे बड़ी जो नदियां हैं वो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, और भारत और पाकिस्तान में बहने वाली नदी है सिंधु नदी। इनके अलावा यदि हम बात करते हैं तो यमुना नदी आ जाती है, ठीक है। इनके बाद में यदि बात करते हैं तो उत्तर से दक्षिण की ओर बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आती है, सिंधु नदी आती है। यदि उत्तर से दक्षिण की ओर बात करते हैं, N2S की बात करते हैं, तो सबसे पहले सिंधु नदी आती है भारत में। सिंधु के बाद में आती है झेलम आती है, झेलम के बाद में आती है चिनाब आती है, चिनाब के बाद में आती है रावी, और रावी के बाद में आती है व्यास, और व्यास के बाद में आती है सतलज। तो ये है उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम हमारे भारत में पाया जाता है इन नदियों का। इनके अलावा फिर आ जाती है गंगा नदी आ जाती है, और गंगा की सहायक नदी होती है यमुना नदी, यमुना पाई जाती है। फिर आ जाती है चंबल आ जाती है, फिर आ जाती है ईस, कैन, बेतवा, सोन आदि नदियां आ जाती हैं। और फिर आ जाती है मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ये क्या है, उत्तरी भारत की नदियां हैं। और दक्षिणी भारत की नदियों की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पाया जाता है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां हैं जो N2S यानी उत्तर से दक्षिण की ओर पाई जाती हैं। उड़ीसा यानी ये महाराष्ट्र से निकलती है, ये भी महाराष्ट्र निकलती है, ये कृष्णा है कर्नाटक से निकलती है, और ये कर्नाटक और केरला के मध्यवर्ती भाग से निकलती है कावेरी। दक्षिणी भारत की जो गंगा कहलाती है वो क्या है, गोदावरी नदी। यह दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि हम भारत की यदि बात करते हैं तो भारत में कम से कम 1000-2000 नदियां पाई जाती हैं। तो ये तो मुख्य मुख्य नदियां हैं जो बड़ी हैं। ऐसे ही बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सी नदी पाई जाती है, प्रमुख रूप से मर्रे डार्लिंग। कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में मर्रे डार्लिंग नदी पाई जाती है। यदि हम बात करते हैं दक्षिणी अफ्रीका की तो नील नदी यहाँ पे पाई जाती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी क्या है, नील नदी है। तो दक्षिणी अफ्रीका की बात करते हैं तो नील नदी फेमस है। इसके बाद में जायरे नदी है, कांगो नदी है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं दक्षिणी अफ्रीका की, वो दक्षिणी दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। कौन सी नदी है, जो ब्राजील में प्रवाहित होती है। कौन सी नदी है, अमेजन, जिसको हम बोल सकते हैं अमेजोन। जो विश्व की जो सबसे बड़ी जो कंपनी है जो होम डिलीवरी करती है वो है अमेजोन, जो इसी के नाम से आप मैच कर दो अमेजन, ठीक है। फिर बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है मिसौरी। ये दो नदियां हैं, एक तो है मिसिसिपी और दूसरी है मिसौरी। ये उत्तरी अमेरिका की बहुत बड़ी नदियां हैं, मिसिसिपी, मिसौरी। अब बात करते हैं यूरोप की, तो यूरोप की जो नदियां हैं उसमें है राइन नदी। यह राइन जो नदी है जो यूरोप की या विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी है, ठीक है। तो ये प्रमुख रूप से हमने इनकी बात की है। अब यदि बात ही कर लिए हम लोग तो चाइना की भी एक बात कर लेते हैं, चीन की है हांगहो नदी और यांगटी सिक्यांग नदी यहाँ की
प्रमुख नदियां हैं। यांगटी सिक्यांग यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की मर्रे डार्लिंग, दक्षिण अफ्रीका की नील नदी, और नील नदी के अलावा कांगो नदी है, कांगो, और जायरे नदी, जायरे नदी। दक्षिणी अमेरिका की यदि बात करते हैं तो अमेजन नदी है, उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं तो मिसिसिपी मिसौरी है, और फिर बात करते हैं यूरोप की, तो यूरोप की सबसे फेमस नदी है राइन नदी, जो व्यस्ततम नदी है। विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी कौन सी है? राइन नदी है। जीके का क्वेश्चन है, आगे याद रखना। और चीन की है हांगो नदी और यांगटी सिक्यांग नदी। और रूस की हमने बात की थी तो वोल्गा और यूराल नदियां वहां की फेमस नदियां। इस प्रकार ये नदियां क्या हैं? महत्वपूर्ण अपना स्थान रखती हैं। किसके अंतर्गत? धरातलीय जल के अंतर्गत। इसके बाद में जो बात करेंगे हम लोग, वो बात करेंगे हमें झीलों की। देखो झीलें दो प्रकार की होती हैं। नंबर 2 पे क्या है? झीलें। झीलें नंबर 2 पे आती हैं झीलें। देखो झीलें दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं खारे पानी की, एक तो होती है खारे पानी की, और एक होती है मीठे पानी की, एक होती है मीठे पानी की। ठीक, वे झीलें जिनमें लवणता की मात्रा अधिक हो उसे कहते हैं खारे पानी की झीलें, और वे झीलें जिनमें लवणता की मात्रा बिल्कुल कम हो, लवण हो ही नहीं, उन्हें कहते हैं मीठे पानी की झीलें। इस प्रकार ये हमारा टॉपिक अगले क्लास में पूर्ण होगा। हम इसको यहीं पर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। झीलें कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। अब ये जो टॉपिक बचा हुआ है वो हम अगली क्लास में पूरा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो हमें कमेंट करके बताओ, या फिर क्लास में आकर हमसे पूछने की कोशिश करो। हम आपकी शंकाओं का संशोधन करने की कोशिश 100% करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम है दिलकुश शर्मा और आज क्लास है BA सेकेंड ईयर हिंदी मीडियम, पेपर 2 संसाधन भूगोल। गत कक्षा में हमने पढ़ा था, गत क्लास में, गत टॉपिक में हमने पढ़ा था जल संसाधन। जल संसाधन की चक्रीय विधि भी हमने पढ़ी, और जल संसाधन मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाया जाता है, वो स्थलीय रूप जो सामान्य वितरण है उसका हमने अध्ययन किया था। उसमें हमने जो अध्ययन किया था वो थी नदियाँ। धरातलीय जल में धरातलीय, जय श्री राम, धरातलीय जल के अंतर्गत हमने पढ़ा था, पहला था नदियाँ, पहला था नदियाँ, और दूसरा था झीलें। ठीक, और झीलें हमने पढ़ी थी 2 प्रकार की झीलें। नंबर एक खारे पानी की, और दूसरी है मीठे पानी की झीलें। ठीक, जिन झीलों में लवणीय मात्रा अधिक पाई जाती है, जिन झीलों के पानी में लवणीय मात्रा अधिक पाई जाती है उन्हें हम खारे पानी की झीलें कहते हैं। और जिन झीलों में पानी पेयजल योग्य होता है उन्हें हम कहते हैं मीठे पानी की झीलें। ये होती हैं अधिक लवणीय। लवणीय का मतलब होता है खारापन, खारापन। दूसरा है मीठे पानी की झीलें, यानी खारापन रहित, पेय जल के रूप में उपयोग होने वाला, पेयजल के रूप में उपयोगी। जिस झील का पानी खारेपन से रहित हो
या पेयजल के रूप में उपयोगी हो, उसको हम कहते हैं मीठे पानी की झीलें। तो धरातलीय जल का मुख्य स्रोत है पहला नदियां और दूसरा है झीलें। झीलों में भी दो प्रकार की हैं, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। जिन झीलों में लवणीय मात्रा अधिक पाई जाती है उनको हम कहते हैं खारे पानी की झीलें, और जिनमें खारापन रहित या पेयजल के रूप में उपयोगी हों जिनका जल, उन्हें कहते हैं हम मीठे पानी की झीलें। देखिए, स्थिति के अनुसार झीलें पर्वतीय, पठारी और मैदानी भागों में हो सकती हैं। यदि कोई झील पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है तो स्थिति के अनुसार कि वो कौन सी जगह स्थित है, तो वो पर्वतीय भी हो सकती है और पठारी भी हो सकती है और मैदानी भी हो सकती है। इस प्रकार हम आगे बात करते हैं झीलों की उत्पत्ति। झीलों की उत्पत्ति हिमनदों से, ज्वालामुखी भ्रंशन से, ज्वालामुखी संपीड़न से, इनकी उत्पत्ति हो सकती है। झीलों की उत्पत्ति हिमनदों के रूप में या हिमनदों से या ज्वालामुखी भ्रंशन या ज्वालामुखी संपीड़न से होती है। देखिए, समझने की कोशिश करना। देखिए, ये मैं पर्वतीय स्थिति बना रहा हूं, ठीक, सही है। यदि इस क्षेत्र में यदि बर्फ जमी हुई है, तो ये जो बर्फ है उसका पानी क्या होगा, पिघलेगा। या ये जो बर्फ की जो सिल्लियां हैं, ये जो बर्फ की सिल्लियां हैं वो आपस में नीचे की ओर खिंचेंगी। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जो बर्फ की जो परतें हैं वो नीचे की ओर खिसकेंगी। अब ये जब नीचे की ओर खिसकेंगी तो ये जो तलहटी वाला जो भाग है, इधर भी पर्वत है इधर भी पर्वत है, तो ये बीच वाले भाग में आकर क्या होंगे, एकत्रित हो जाएगी। और एकत्रित हो जाएगी और ये पानी पिघल जाए तो क्या बन जाएंगी, झील बन जाएंगी। जैसे मानसरोवर झील कहाँ पे है, हिमालय के अंदर स्थित है, ठीक है। बर्फ जब सैलें या टुकड़े या इनकी परतें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पर्वतों की सतह पर चलती हुई या खिसकती हुई पाट वाले क्षेत्र में या घाटी वाले क्षेत्र में आकर एकत्रित हो जाती हैं, या वो हिम के रूप में हो या पानी के रूप में, तो वो हिमनदों से निर्मित झील कहलाती है, ठीक है। नंबर 1 क्लियर। नंबर 2 ज्वालामुखी भ्रंशन। अब ये भ्रंशन क्या होता है, भ्रंशन का मतलब होता है टुकड़ा। भ्रंशन का मतलब क्या होता है, टुकड़ा, ठीक। यदि मान लो किसी क्षेत्र में ज्वालामुखी क्रिया हो, अब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो जब ये अंदर वाला जो मैग्मा है वो बाहर की ओर निकलेगा तो
तो ये जो ऊपर वाली जो सतह है, ये जो सतह है, ये जो सतह है, ये क्या होगी, फट जाएगी। फटेगी तो इधर वाली सतह इधर और इधर वाली सतह इधर, तो ये क्या हुआ, भ्रंशन हुआ, टुकड़े हो गए। टुकड़े होने के बाद में यदि इस वाले क्षेत्र में यदि पानी भर जाए तो वो कौन सी झील कहलाएगी, ज्वालामुखी भ्रंशन से निर्मित झील। फिर क्या है, संपीड़न। संपीड़न का मतलब क्या होता है, बिछाव। संपीड़न का मतलब क्या होता है, बिछाव। यदि ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा कोई चट्टान आपस में दूर दूर होने की बजाय आपस में बिछ जाए, तो बिछ जाने वाले स्थान पर, यदि बिछ जाने वाले स्थान पर, इस वाले स्थान पर और इस वाले स्थान पर इधर पर्वत बन जाए और इधर पर्वत बन जाए, बिछेगी। मान लो यदि कोई दो चट्टानें आपस में टकराव करती हैं, टकराव करेंगी, तो इस चट्टान वाला ये वाला मुंह ऊपर उठ जाएगा, थोड़ा सा ये वाला ऊपर मुंह क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा, और ये वाला मुंह भी क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। तो ऊपर उठने के बाद में जो संपीड़न हुआ है, संपीड़न के बाद में यहाँ पे क्या रह जाएगी, जगह खाली रह जाएगी। यदि इधर पर्वत बन रहा है, इधर पर्वत बन रहा है, तो ये वाला जो भाग है ये क्या रहेगा, खाली रहेगा। और खाली रहने के बाद में कुछ सालों बाद में, या इसमें बरसात का पानी हो या ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा जो निकलने वाली भाप है या उसका पानी हो, यदि इसमें भर जाता है तो ये कौन सी कहलाएगी, संपीड़न वाली। संपीड़न यानी तनाव के द्वारा उत्पन्न यदि होता है तो वो कौन सी, संपीड़न द्वारा निर्मित झीलें, और दूसरी है भ्रंशन यानी टुकड़ों के रूप में जो विद्यमान जो झीलें हैं उनको कहते हैं ज्वालामुखी भ्रंशन या संपीड़न वाली झीलें। तो झीलों की उत्पत्ति तीन प्रकार से होती है। एक तो होती है हिमनदों से, दूसरी है ज्वालामुखी भ्रंशन से, और तीसरी है ज्वालामुखी संपीड़न से। देखो, एक जो होती है, एक झील का जो नाम होता है जो कार्डिलेरा झील कहलाती है। देखो ये कार्डिलेरा झील कैसे बनती है, देखो ये यहाँ से निकलता है, ये अंदर जो होता है जो गर्म लावा उसको बोलते हैं मैग्मा, ठीक है। अब ये शंक्वाकार स्थिति के अंतर्गत ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है, ठीक है। अब ये यहाँ से निकला हुआ लावा किसका निर्माण करेगा, पर्वत का निर्माण करेगा। अब ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये जो भाग है, वी आकार का जो भाग बच जाता है, वो ज्वालामुखी क्रिया शांत होने के बाद में ये जो भाग ऐसा बच जाता है, क्योंकि जो लावा निकलेगा, मैग्मा निकलेगा, वो तीव्र गति से निकलता है, तो निकलते ही दोनों तरफ या चारों ओर फैल जाएगा। जो मुख बचा रहता है, जो ज्वालामुखी का जो मुख है, ये वाला मुख है, इसकी आकृति कैसी होती है, ऐसी आकृति होती है। और कुछ समय बाद ये ज्वालामुखी क्रिया बंद हो जाती है, कुछ समय बाद में ज्वालामुखी क्रिया ये बंद हो जाती है, तो ये वाला भाग अर्धचंद्राकार रूप में रह जाता है। इस रूप में अर्धचंद्राकार रूप में भर जाता है, और ये मार्ग, इसका छिद्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो कुछ समय बाद, साल, 2 साल, 5, 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद के बाद में यदि बरसात के द्वारा ये भाग, ये गड्ढा भर जाता है, किससे, पानी से, तो इस झील का नाम हो जाता है कार्डिलेरा झील। कार्डिलेरा झील, कार्डिलेरा झील के द्वारा ये कार्डिलेरा झील के नाम से फेमस होती है। ये किसके द्वारा बनती है, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान। तो हिमनदों से ज्वालामुखी भ्रंशन या ज्वालामुखी संपीड़न से या तो बिछाव होगा, उससे यदि झीलों का निर्माण होगा, या फिर अभिसरण होगा या अपसरण होगा, उनके द्वारा झीलों का निर्माण होगा। या तो चट्टानें आपस में टकराएंगी या फिर दूर खिसकेंगी, तो उसी से इनका भ्रंशन यानी टुकड़े कब होंगे, जब अलग होंगे तब टुकड़े, और जब आपस में आके मिलेंगे तो संपीड़न कहलाता है। इस प्रकार हमारी झीलों की उत्पत्ति किस किस से होती है, हिमनदों से, ज्वालामुखी भ्रंशन और ज्वालामुखी संपीड़न के द्वारा होती है। देखिए, विश्व की जो सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है,
विश्व की सबसे बड़ी झील, जो क्या है, मानव निर्मित, वो कौन सी है, ब्रातस्क झील, ब्रातस्क झील कहाँ पे है, ये है रूस में, ठीक, जिसे अंगारा घाटी में बनाया गया है, जिसे अंगारा घाटी में बनाया गया। तो ये जो झील है ये क्या है, ये एक बांध है, क्या है, बांध है, बांध के रूप में इसको क्या कहा गया है, झील कहा गया है, जो कहाँ पे है, अंगारा घाटी में है। जो कहाँ है ये अंगारा घाटी, ये है रूस में। इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर मृत सागर झील है, मृत सागर झील, इजराइल और प्लस जॉर्डन की सीमा पर, जॉर्डन की सीमा पर क्या है, ये मृत सागर झील है, जो अत्यधिक लवणीय है। इसकी लवणता है 238 मात्रा है, ठीक है। ये कहां पे है, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है, जो सागर तल से 394 मीटर नीची है। तो विश्व की सबसे जो नीची जो सागर है या झील है वो है मृत सागर। समुद्र तल से भी कितनी गहरी है, 394 मीटर नीची है। ये प्रतिशत कितना है इसमें, 238% मात्रा है इसमें। यदि 1 लीटर यदि पानी ले लें तो 238 ग्राम नमक निकल जाए, किसमें से, इस झील के पानी में से। कहाँ है, जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर, ठीक है। इसके बाद में न्यूयॉर्क की जो फिंगर झीलें हैं, ऐसी ही झीलें हैं। इस प्रकार विश्व में अनेक प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। देखो, इजराइल ऑस्ट्रेलिया की आयर झील है, जो पूर्णतया शुष्क झील है, पूर्णतया शुष्क झील है। पूर्णतया क्या है, शुष्क झील है, जो क्या है, जिसकी तली में लवणों की परत जमा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, हमें विश्व के अनेक स्थानों पर कई झीलें हमें मिल जाती, जैसे ग्रेट बियर है, जैसे चांड है, बाल्कस है, मलावी है, बेकाल है, बेकाल झील का नाम भी सुना हुआ होगा, सुपीरियर है, मिशिगन है, ओंटारियो है, ठीक है, विक्टोरिया है, मानसरोवर है, ईरी है, विनिपेग है, लेगोडा है, टिटिकाका है, आयर है, अनेंगा है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो विश्व की जो प्रमुख जो फेमस जो झीलें हैं वो कनाडा प्लस USA दोनों की सीमा पर स्थित है महान झीलें। इनको याद रखना, विश्व की जो महान झीलें हैं वो कहाँ स्थित हैं, वो कनाडा और USA, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित हैं। उनके नाम हैं, अब एक महान जो झीलें हैं, इनमें कितनी झीलें हैं, प्रमुख रूप से 5 झीलें हैं जो पास पास में स्थित हैं, ठीक है। इसमें है ओंटारियो, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और सुपीरियर। ये 5 झीलें हैं जो USA
और कनाडा की सीमा पर स्थित है। इनको क्या किस नाम से जाना जाता है? महान झील। महान यानी बहुत बड़ी झील है। यदि 5 झील एक जगह हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? महान झील। किस कहाँ कहते हैं? यूएसए और कनाडा में महान झीलों का क्षेत्र। कौन? ओंटारियो, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और सुपीरियर। और विश्व की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, झील यही है। कौन सी? सुपीरियर झील है। ठीक है, तो ये हमारा क्लीन होता है। ठीक है, ये हमारा जो झीलों वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में अब आती है नहरें। कौन सी नहरें? नहरें नंबर 3 पे आता है नहरें। देखो नहरें किसे कहते हैं? नहरें 2 प्रकार से उपयोगी होती हैं, एक सिंचाई के माध्यम के लिए और दूसरा है परिवहन के माध्यम के लिए। पहला है सिंचाई व्यवस्था के लिए, ठीक है, और दूसरा है परिवहन के लिए, परिवहन के लिए। यदि हम नहरों का अध्ययन करते हैं संसाधन भूगोल के अंतर्गत, तो हम उसे सिंचाई की व्यवस्था के अंतर्गत न पढ़कर इसको हम मुख्य रूप से परिवहन की दृष्टि से हम इसको पढ़ते हैं। और यदि हम परिवहन की दृष्टि से हम इनको पढ़ते हैं तो इसका हम अध्ययन धरातलीय जल भंडारण के अंतर्गत करते हैं। यदि हम इसका अध्ययन करते हैं सिंचाई व्यवस्था के अंतर्गत या परिवहन के लिए, या फिर हम इसका उपयोग कर सकते हैं विद्युत उत्पादन के। नंबर 3 विद्युत उत्पादन के लिए। ठीक, तो सबसे जो मुख्य रूप है संसाधन भूगोल में इसके कौन से पक्ष का अध्ययन किया जाता है, वो सबसे महत्वपूर्ण है परिवहन के लिए। देखिए मैं इसको हटा रहा हूं, याद रखना सिंचाई की व्यवस्था, परिवहन और देखिए वर्ल्ड का मैप बना के मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। विश्व की 2 प्रमुख नहरें हैं, ठीक। देखिए हम बात करते हैं, ये जो हमारा वर्ल्ड का जो मैप है, ये जो वर्ल्ड का मैप है, ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, ये है अफ्रीका, ये है यूरोप, ठीक, और ये है एशिया, और ये नीचे आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक। जब हम बात करते हैं पनामा नहर की, पनामा नहर कहाँ स्थित है? यहाँ पे, यह है पनामा नहर। अब इस पनामा नहर नाम कैसे पड़ा है? तो जो दक्षिणी अमेरिका का जो ऊपर वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे कौन सा देश है? पनामा देश स्थित है। तो पनामा देश में यदि कोई नहर बन रही है तो उसका नामकरण भी कौन करेगा? वही देश के नाम से इसका नामकरण हुआ है। अब इसको बनाने वाला जो विद्वान है वो क्या है? कौन है? हमबोल्ट, ठीक, हमबोल्ट महोदय। ये एक ज्योग्राफर हैं,
जो आगमन और निगमन विधि पर अध्ययन करने वाले हैं, और ये प्रत्यक्ष अध्ययन पर महत्व देते हैं। प्रत्यक्ष अध्ययन पर, किसी भी चीज को हम प्रैक्टिकल करके या किसी स्थान पर जाकर यदि उसका अध्ययन करते हैं तो उसी को वो परिपूर्ण रूप से स्वच्छ या शुद्ध मानते हैं। तो इन महान जो भूगोलवेता हैं उन्होंने इस नहर का निर्माण करवाया। ठीक है, कैसे करवाया देखो, इन्होंने जो दक्षिणी अमेरिका की जो पर्वतीय जो श्रृंखला है वो क्या है, एंडीज। ठीक, और एंडीज पर्वतमाला का अध्ययन करते हुए इस वाले क्षेत्र में यहाँ पे जलवायु कंडीशन भिन्न भिन्न रूप में पाई जाती है, और यहाँ पे एक धारा प्रवाहित होती है जिसको इसी नाम से जाना जाता है, हमबोल्ट धारा। क्योंकि हमबोल्ट महोदय ने इसका पता लगाया, जो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है एक धारा है, गर्म जल धारा। ठीक है, उसका नाम क्या है, हमबोल्ट जल धारा। तो हमबोल्ट महोदय के नाम से इसका नामकरण किया गया। जब इस क्षेत्र में एंडीज पर्वत वाला क्षेत्र में जब ये विद्वान साहब, ये भूगोलवेता साहब अध्ययन कर रहे थे, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है एकांग गुहा। कौन सी है, एकांग गुहा चोटी है, पर्वतीय चोटी, लगभग 6 किलोमीटर ऊंची है। उसका ये अध्ययन कर रहे थे। और जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो वहां पर किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, यदि हम जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो ऑक्सीजन की क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। तो जैसे ही ऊंचाई वाले स्थानों पर जाते हैं तो हम श्वास लेने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो ये लोग हैं जो महोदय हैं, ये दूरबीन लेके गए थे, घूमने गए थे, तो दूर की चीज़ें देखनी थी। तो इन लोगों ने इस क्षेत्र का अध्ययन किया तो इन्होंने पता लगाया कि ये जो स्थान है, ये जो स्थल भाग है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करने वाला है। लेकिन यदि हम इस भाग को काट दें, यदि हम इस भाग को काट दें तो ये जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है, और ये क्या है, प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं। क्यों जोड़ दें, इनके दिमाग में ऐसा क्या है कि इन दोनों को जोड़ दें, कोई कारण होगा ना। कारण देखो क्या है, यदि यहाँ पर जो यूएसए वाला जो देश है, यूएसए और ये है कनाडा, और ये है मैक्सिको। ठीक है, और ये वाले देश हैं चिली है, ये चिली। ठीक, इन देशों को यदि व्यापार यदि यूरोप से करना हो, यहाँ से करना हो, तो मान लो यहाँ पे है पुर्तगाल, स्पेन, तो यहाँ से यदि जहाज लेकर आए तो किधर से आए, पहले आते थे इधर से लेकर, ये देखो इधर से आते थे। ये आया चिली, और यहीं से कहाँ आया, मैक्सिको, और यहाँ से कहाँ आया, यूएसए, और यहाँ से कैसे आया, कनाडा आया। तो कितनी हमें दूरी लग रही है। ठीक है, इस दूरी को कम करने के लिए हमबोल्ट महोदय ने क्या किया, इसे जो बीच का जो रास्ता था इसी को काटकर क्या बना दिया, पनामा नहर बना दी। अब देखो, यदि अब इन लोगों को यदि व्यापार करना हो यूरोप से या मान लो भारत से, तो कैसे करेंगे। देखो यहाँ से क्या ली, जहाज ली अपनी, और जहाज लेके ये देखो ये आ गई। बताओ कितनी दूरी कम हो गई। जहां हम एक दिन में पहुंच सकते हैं वहां पे पहले कितने दिन लगते थे, मान लो पहले यहाँ 7 दिन लगते थे, तो अब ये हमें कितने दिन लगते हैं, लगभग 1 या 2 दिन। और यहीं से ही माल कहाँ जाएगा, यहाँ और यहाँ, तो कितनी दूरी कम हो गई। इस कारण हमबोल्ट महोदय ने ये वाली नहर बनाई, कौन सी, पनामा नहर। फिर बात करते हैं हम लोग, ये है स्वेज नहर। देखो ये है लाल सागर वाला भाग, और बीच में है छोटी छोटी झीलें। तो इस लाल सागर वाले भाग को यहाँ पे काटकर इधर जोड़ दिया, तो ये कौन सी नहर बन गई, स्वेज नहर। स्वेज नहर ये बन गई। अब देखो स्वेज नहर, ये जब नहर बन गई, और अब हमें किससे व्यापार करना है, इन देशों से, जो इंग्लैंड है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, इनसे यदि हमें व्यापार करना है तो भारत के
जो मुंबई वाला जो पोर्ट है वहां से हम जहाज को लाए और इधर इस भूमध्य सागर से ये ले आए। देखो कितनी सुविधा हो गई। और पहले कहाँ से आते थे? पहले इधर दक्षिणी अफ्रीका के चक्कर लगाते 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 इधर आते थे। तो पहले मान लो यहाँ पे 10 दिन लगते थे, तो अब कितने दिन लग गए? इधर 3 दिन में हम इधर पहुंच जाते हैं। तो इन नहरों के द्वारा परिवहन में जो लगने वाला जो समय था, व्यापार में जो लगने वाला जो समय था, वो बहुत कम हो गया। ठीक है, इसलिए ये जो 2 नहर हैं, इनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत बहुत महत्व है, अत्यधिक महत्व है। इस कारण हम इन दोनों नहरों का अध्ययन करते हैं। अब ये जो स्वेज नहर थी नंबर 2 वाली, पहली मैंने बताई है पनामा नहर और नंबर 2 पे मैंने बताई है स्वेज नहर। ये जो दोनों नहर हैं, पनामा को तो किसने बनाया? हम्बोल्ट महोदय ने। और स्वेज नहर को किसने बनाया? वो मैं अभी बताता हूं आप लोगों को। फर्नांड डी लिसेप्स। पेपर सेकंड। फर्नांड डी लिसेप्स, पनामा हम्बोल्ट महोदय और स्वेज फर्डिनैंड डी लिसेप्स नामक विद्वान ने इनको बनाया। केवल और केवल किसके लिए? व्यापारिक महत्व के लिए। ठीक, आगे हम बात करते हैं इनके अलावा यदि हम बात करते हैं तो स्वेज पनामा। अब ये जो पनामा नहर है इसका निर्माण हुआ 1904 में, और जो स्वेज नहर है इसका निर्माण हुआ है, इसका जो निर्माण है 1869 में। इसका निर्माण 1869 में। ठीक है, इनके अलावा जो नहर है वो कील नहर, सूर नहर या हंसा नहर आदि बहुत सारी नहरें हैं, उनका आप अलग से अध्ययन कर लेना। मुख्य रूप से जो थी मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं हिम क्षेत्रों के रूप में धरातलीय जलराशियां। हिम क्षेत्रों के रूप में धरातलीय जलराशियां। अब पहला क्या हुआ धरातलीय जल के रूप में? पहला था नदियां, दूसरी है झीलें, और तीसरा क्या हुआ? नहरें, और चौथा है हिम के रूप में या हिमनद के रूप में। देखिए, विश्व की जितने भी पर्वत चोटियां हैं उन पर यदि बर्फ जमती है, यदि स्नोफॉल होता है, यदि वहां पे हिमांक बिंदु के ऊपर यदि बर्फ जमती है, वो हिमनद के रूप के अंतर्गत आ जाता है। चाहे वो हिमालय वाला भाग हो, चाहे वो रोकीज और एंडीज पर्वतमाला का भाग हो, चाहे वो कुंडूल पर्वत श्रेणी का भाग हो, चाहे वो पामीर की गांठ का भाग हो, चाहे वो राजस्थान का माउंट आबू हो, जहां पे भी बर्फ जमती है वो हिमनद के रूप में या हिम वाले क्षेत्रों के अंतर्गत काउंट किया जाता है। चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो, या वो दक्षिणी ध्रुव हो, या वो अंटार्कटिका हो, जो महाद्वीप है 7वां अंटार्कटिका, वो भी इसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो हिमनदों के रूप में वे क्षेत्र जहां पे हिम या हिमखंड या हिमनद पाए जाते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। चाहे वो हिमालय वाला भाग हो, चाहे वो रोकीज एंडीज पर्वतमाला वाला भाग हो, और चाहे वो
विश्व के कोई से भी स्थान हो, चाहे वो उत्तरी ध्रुव के पास वाला हो चाहे दक्षिणी ध्रुव के पास वाला हो, उन सभी को हम इसके अंतर्गत लेते हैं। अब इसके बाद में हम जो बात करेंगे, जो धरातलीय जल वाला जो पॉइंट है वो हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे भूजल। कौन सा? भूजल। भूजल, भूजल का मतलब होता है पृथ्वी पर पाए जाने वाला वह जल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकाला जाता हो, उसको हम कहते हैं भूजल। अब भूजल है वो 0.58% पाया जाता है। किसका? टोटल भाग का। अब टोटल भाग कितना था? 2.6% का 0.58% क्या पाया जाता है? भूजल पाया जाता है। और भूजल के स्रोत कौन कौन से हैं? पहला है आकाशीय जल, आकाशीय जल, और दूसरा है सहजात जल, और तीसरा है मैग्मा जल। तीसरा है मैग्मा जल। ठीक है, ये क्या आ जाता है? अब देखिए भूजल किसे कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में, सैलों में, छिद्रों में जल पाया जाए, चाहे वो वाष्प के रूप में हो, चाहे वो धरातल चाहे वो जल की द्रव अवस्था में विद्यमान हो, उसको हम भूजल कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो पाया जाने वाला जो जल है उसे हम क्या कहेंगे? भूजल कहेंगे। चाहे वो जल वाष्प के रूप में हो और चाहे वो द्रवीय अवस्था में हो, उसको हम क्या कहते हैं? भूजल कहते हैं। अब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो भूजल पाया जाता है वो 3 रूपों में पाया जाता है। 3 रूपों के द्वारा वो प्राप्त होता है। पहला कौन सा है? आकाशीय जल। देखो पहला है आकाशीय जल। आकाशीय जल से भूजल के स्तर में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो जो भूजल है उसको प्राप्त करने के स्रोत क्या हैं? पहला आकाशीय जल, दूसरा सहजात और तीसरा मैग्मा जल। आकाशीय जल कैसे? देखो मान लो वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण के द्वारा बादल बनते हैं संघनन के द्वारा, और संघनन के द्वारा बरसात होती है, और बरसात होने के बाद में जो जल आता है, ये जो जल आ रहा है, और वो कुछ भाग तो क्या होता है? बह जाता है। कुछ भाग बह जाता है। किस रूप में? नदियों के रूप में। तो ये तो क्या हो गया? धरातलीय जल। लेकिन उस कुछ भाग का कुछ भाग क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में रिस जाता है। रिसता है ना पानी, उसको हम क्या कहते हैं? आकाशीय जल। आकाशीय जल वह जल है जो बादलों के द्वारा जो बरसात के रूप में जो पृथ्वी के जो ऊपरी सतह है वो एब्जॉर्ब या अवशोषण या ग्रहण कर लेती है और वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में चला जाता है, वो आकाशीय जल का भाग होता है। दूसरा होता है सहजात जल। सहजात जल क्या होता है? यदि यही जल किसी महासागर में, सागर में या बांध में या झील में पानी भर जाए, और पानी भरने के बाद में जो ये नीचे वाला जो पानी है वो रिस जाता है सैलों में, रंध्रों में, कंदराओं में यदि ये रिस जाता है तो उसको कहते हैं सहजात जल। किसी भी सागर, महासागर, झीलों, नदियों, तालाबों या गड्ढों के द्वारा जो पानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में रिस जाता है, समा जाता है, उसको कह जाते हैं सहजात जल। ठीक है, सहजात जल कहते हैं। मैग्मा जल, यदि कोई भी गर्म जो लावा है, यदि कोई गर्म लावा है और वो पृथ्वी की सतह पर आने से पहले, यदि कोई गर्म लावा है वो पृथ्वी की सतह पर आने से पहले यदि चट्टानों में, सैलों में,
रंध्रों में, कंदराओं में यदि वह समा जाता है या उनके अंदर चला जाता है तो वह कौन सा जल कहलाएगा? मैग्मा जल। देखो मैग्मा क्या होता है? पतला गरम लावा, जिसे मैग्मा कहते हैं। यदि वो पतला है, यदि वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो यदि वो पतला है तो ये चट्टानों के अंतर्गत वो फैल जाएगा, फैल जाएगा। देखो ये चट्टानों में फैल रहा है, यहाँ से निकला यहाँ पे फैला, यहाँ से निकला यहाँ पे, जहाँ जगह मिलेगी उसको वो वहीं एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट हो जाएगा कहने का मतलब वो वहाँ पर रहने की कोशिश करेगा। ये देखो ये यहाँ रहने की कोशिश कर रहा है। तो इन छिद्रों में, इन चट्टानों में, इन परतों में, इन सैलों में यदि मैग्मा, यदि वो कैसा है? पतला है और गर्म है, तो गर्म लावे में क्या बनती है? उष्मा बनती है। उष्मा से क्या बनती है? वाष्पीकरण होती है। यदि उसमें पानी की मात्रा हुआ है तो उसमें क्या बनेगी? वाष्प बनेगी, और वो वाष्प कभी ठंडी होगी तो किसका रूप ग्रहण कर लेगी? जल का रूप ग्रहण कर लेगी। तो आंतरिक जो चट्टाने हैं, अब ये किसका भाग हो गया? पृथ्वी का आंतरिक भाग हो गया। तो आंतरिक चट्टानों में मैग्मा के द्वारा जो वाष्प प्राप्त होती है और वाष्प का जल के रूप में बदल जाना कौन से जल को बढ़ाता है? भूजल को। भूजल का मतलब पृथ्वी के आंतरिक जल को यह बढ़ाता है। इस प्रकार जो भूजल का है, वो भूजल का स्तर है, वो किन किन माध्यम से बढ़ता है? वो बढ़ता है आकाशीय जल, सहजात जल और मैग्मा जल के द्वारा इसका स्तर बढ़ता है। इस प्रकार हमारा जो भूजल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम भूजल का संचयन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भूजल का संचयन पढ़ेंगे। अब ये भूजल का संचयन है जो भी 3 रूपों में होता है। भूजल का जो संचय है वो भी कितने रूपों में है? 3 रूपों में है। भूजल का संचय 3 रूपों में, 3 रूपों में पाया जाता है। देखो पहला है असंतृप्त मंडल। असंतृप्त मंडल। दूसरा है संतृप्त मंडल। संतृप्त और असंतृप्त और संतृप्त मंडल। तीसरा है चट्टान प्रवाह मंडल। यदि हम भूजल का संचय पढ़ते हैं तो ये 3 रूपों में होता है। पहला है असंतृप्त मंडल, दूसरा है संतृप्त मंडल और तीसरा है 3 मंडल के रूप में पाया जाता है। भूजल का संचयन, भूजल 3 मंडलों में पाया जाता है। पहला है असंतृप्त, दूसरा संतृप्त और तीसरा चट्टानीय प्रवाह मंडल। देखिए असंतृप्त मंडल किसे कहते हैं? भूजल का सबसे ऊपरी भाग असंतृप्त मंडल कहलाता है, जिसके सैल छिद्रों में वायु भरी रहती है और अतः इसे वातन क्षेत्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र में केवल वर्षा काल में ही जल उपस्थित रहता है, शेष समय सैले जल से संपर्क नहीं हो पाती। देखिए असंतृप्त, देखिए हम खाना खाने के बाद में कभी कभी खाना खाने के बाद में साधु संतों से हम पूछते हैं कि सर आपका पेट भरा है या नहीं, बाबा जी आपका पेट भरा है या नहीं, तो वो क्या बोलते हैं? मैं संतृप्त हो गया। संतृप्त का मतलब पूर्ण तरीके से भर गया। और यदि वो भूखा रह जाता है तो क्या बोलता है? असंतृप्त हुआ, मेरी उदर की शांति या पेट की जो भूख है वो शांत नहीं हुई है, तो वो क्या बोलते हैं? असंतृप्त हूं मैं। यही यदि भूजल के अंतर्गत हम प्रयोग में कर लें, मान लो ये सतह है, बरसात हुई, देखो ये बरसात हो गई, और बरसात होने के बाद में यदि इस पानी को किसने सोच लिया?
इस सतह ने, स्थल मंडल की सतह ने सोख लिया, ठीक है। लेकिन वर्षा ऋतु जाने के बाद में जब गर्मी यानी गर्मी आती है तो ये वाली जो सतह है वो क्या हो जाती है, सूख जाती है, सूख जाती है, ठीक है। तो पहले तो इसमें पानी था, अब क्या है, इसमें पानी नहीं। तो असंतृप्त, असंतृप्त का मतलब होता है जिसमें पानी की मात्रा उपलब्ध नहीं हो, पानी की मात्रा निरंतर उपलब्ध नहीं हो, उन्हें कहते हैं असंतृप्त अवस्था वाला मंडल। बरसात होती है, पानी आता है, सोख लेता है, और सोख लेने के बाद में वापस वो नीचे चला जाता है, तो ऊपर वाला भाग क्या हो जाता है, सूखा रह जाता है। बरसात होती है, फिर ये ऊपर वाला भाग सोख लेता है, और धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो पानी नीचे की ओर जाता है, केंद्र की ओर, तो ऊपर वाला भाग क्या हो गया, सूखा रह गया। तो वर्षा सोखा फिर सूखा, वर्षा सोखा फिर सूखा, वर्षा सोखा फिर सूखा। तो ये क्या है, कभी धापता नहीं है, कभी इसका पेट नहीं भरता है, इसलिए इसको बोलते हैं असंतृप्त मंडल। कभी भी बरसात हो, पानी को सोख लेगा, 2 महीने 3 महीने बाद में ये ऊपर वाली परत क्या हो गई, सूख जाएगी। सूख गई तो क्या हुआ, पानी था जो नीचे वाले मंडल में चला गया, इसलिए इसको बोलते हैं असंतृप्त मंडल, और इसे वातन क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वातन क्षेत्र, वातन क्षेत्र कहते हैं। वातन क्षेत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो मंडल पाया जाता है, जिस मीटर तक या जिस किलोमीटर तक ये वातन क्षेत्र पाया जाता है, असंतृप्त मंडल पाया जाता है, उसमें गैसों की मात्रा सर्वाधिक होती है, और गैसों की मात्रा सर्वाधिक होने के कारण इसी मंडल में वनस्पति पाई जाती है। असंतृप्त मंडल में ही जो मंडल पाया जाता है भूमि का, उसी में वनस्पति पाई जाती है। और पृथ्वी की जो पृथ्वी की जो सतह है उसमें सबसे ज़्यादा किस तत्व की मात्रा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए इस मंडल को क्या कहते हैं, वातन क्षेत्र। पृथ्वी की सतह से यदि हम आंतरिक भाग की ओर जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए कहते हैं वातन क्षेत्र। और वायुमंडल की यदि बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाएगी, बताओ, हाइड्रोजन पाई जाएगी या नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पाई जाएगी 78%। और यदि पृथ्वी की सतह की बात की जाए, पृथ्वी की प्रपट्टी की बात की जाए, पृथ्वी के आंतरिक भाग वाली प्रपट्टी की बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाएगी, ऑक्सीजन पाई जाएगी। तो ऑक्सीजन असंतृप्त मंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वो वातन क्षेत्र कहलाता है। दूसरा है संतृप्त मंडल। अब इस असंतृप्त मंडल में से जो पानी रिस कर नीचे जाएगा, रिस कर इसमें आ गया, देखो रिस कर इसमें आ गया, तो इसमें तो हर बार पानी आएगा, लेकिन ये पानी रिस कर इसमें आ जाएगा, तो ये क्या हुआ, ये हमेशा भरा रहेगा, ये कभी खाली ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखो न तो वात क्षेत्र है और न ही इसमें वनस्पति का अंश है, तो ये कौन सा कहलाएगा, संतृप्त मंडल कहलाएगा। जिसमें असंतृप्त मंडल में से पानी रिस कर जिस मंडल में चला जाता है उसको बोलते हैं संतृप्त मंडल। ये कभी खाली नहीं होगा, ये हमेशा भरा रहेगा, ये भरेगा फिर खाली हो जाए, भरेगा खाली हो जाए। तो भरेगा और खाली कब होगा, यदि ये भरता है तो ऊपर वाष्पीकरण हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है, जो कुछ बचता है वो इसमें आ जाता है, तो ये तो संतृप्त होगा, ये असंतृप्त। यदि पानी तो आता है लेकिन ये वाष्पीकरण हो जाता है और कुछ भाग नीचे चला जाता है, तो ये जैसा था वैसा की वैसा ही रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं असंतृप्त और इसको बोलते हैं संतृप्त मंडल। ठीक है, अब आता है चट्टान या प्रवाह मंडल, भू सतह के नीचे सबसे नीचे वाला। अब ये जो तीसरा मंडल है, भू सतह के सबसे नीचे वाला जो मंडल पाया जाता है वो कौन सा है, चट्टान प्रवाह मंडल। इसमें जो पानी का अंश पाया जाता है वो चट्टानी रूप में ही पाया जाता है। जो देखो ये वाली चट्टानी ये मंडल है, ये वाला चट्टानी मंडल है। यदि इन दोनों का वजन यहाँ गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा, तो इसमें जो छिद्र हैं वो कहाँ रहेंगे बताओ,
यदि जैसे जैसे ऊपर से वजन बढ़ता जाता है तो नीचे वाला जो सतह है, नीचे वाली जो सेल है वो कठोर होती जाती है, उसमें गैस की मात्रा नहीं पाई जाती और उसमें छिद्र भी नहीं पाए जाएंगे। तो ऐसा मंडल कौन सा है? चट्टान प्रवाह वाला मंडल है। और ये संतृप्त मंडल से भी नीचे वाले जो मंडल है, कौन सा? चट्टानी प्रवाह वाला मंडल, इसमें पानी पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि ये नीचे क्या चट्टान है। तो चट्टानों में पानी रिश्ता है क्या? नहीं रिश्ता। चट्टानें बिल्कुल कठोर होती है, जिनमें छिद्र नहीं होते, जिनमें वातायन नहीं होते, उन चट्टानों को बोलते हैं, उस मंडल को बोलते हैं चट्टान प्रवाह मंडल। तो इसमें संतृप्त मंडल से पानी रिश्ता नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं चट्टान प्रवाह मंडल। नीचे जल न रिसने के कारण जल एकत्रित हो, जिस कारण जल रिसकर नीचे नहीं जा पाता, ऐसा निश्चित क्षेत्र आता है जहां सेल भार बढ़ने से सेल रंध्र बढ़ जाए। देखिए, अभी इस मंडल में जो भी जल होता है वो इसके नीचे रिस नहीं पाता, तो इसको बोलते हैं जल भरा क्षेत्र। जल भरा क्षेत्र यह पृथ्वी के ऊपरी सतह से 16 किलोमीटर की गहराई पर पाया जाता है। 16 किलोमीटर की गहराई तक ये पाया जाता है। ये इसमें जल भरा होता है, इसमें रंध्र नहीं होते, इसमें वातायन नहीं होते, तो इसमें क्या होता है? जल भरा हुआ होता है। और जल भरा हुआ होता है तो कितने किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है? 16 किलोमीटर की गहराई पर ये पाया जाता है। इस क्षेत्र को सेल प्रवाह मंडल कहते हैं। चट्टान को क्या कहते हैं? सेल प्रवाह मंडल। इसके नीचे पानी रिस नहीं पाता, इस कारण इसको बोलते हैं सेल प्रवाह मंडल। जो पानी होता है वो सेलों के अंदर ही होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेल प्रवाह मंडल। तो भूजल का संचयन होता है संतृप्त मंडल पहला, संतृप्त मंडल दूसरा, तीसरा चट्टानी प्रवाह मंडल। ये कितने किलोमीटर की गहराई तक? 16 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। और इसमें जो पाया जाने वाला जो जल है वो भरा ही रहता है हमेशा, तो इसको बोलते हैं जल भरा क्षेत्र। इस प्रकार ये हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे भूजल की उत्पत्ति के कारण। इसके बाद में इसी टॉपिक में, कौन से वाले टॉपिक में? जल संसाधन के टॉपिक में ही हम पढ़ेंगे आगे भूजल की उत्पत्ति के कारण, और भूजलपत्ति की उत्पत्ति कैसे होती है ये हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इन सभी को आप याद करने की कोशिश करना, यदि याद नहीं हो तो भी मेरे से एक बार पूछ लेना, या समझ में नहीं आया वो भी मेरे से एक बार पूछ लेना, ठीक है। शंकाओं का निराकरण करने का कार्य होता है टीचर का, तो आप जब भी पूछेंगे हम बताने की कोशिश करेंगे। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस पे कमेंट जरूर करना, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।